let's discuss the major determinants of foreign policy. मतलब कि एक फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की हो, हम तो इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे क्योंकि हमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, बट मेजर क्या इश्यूज होते हैं जो डिटरमिन करते हैं किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को. तो वन वेरी क्रिटिकल थिंग इज स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ दैट कंट्री. सेकेंड थिंग इज इन सिंपल वर्ड्स ज्योग्राफी. थोड़ा शो ऑफ करना हो तो जियो पॉलिटिक्स लिख सकते हैं. थर्ड एस्पेक्ट इज रिसोर्सेज. फोर्थ रिलेट्स टू रिक्वायरमेंट्स and goals. The fifth factor is international and regional aspects. टॉपिक आप समझ पाए क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के लिए डिटरमिनिंग फैक्टर्स क्या, क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? What will shape foreign policy of any country? उसके ब्रॉडेस्ट डायमेंशंस को हम देखते हैं. स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ एनी कंट्री. थोड़ा हेवी वेट टर्म है. स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ एनी कंट्री. क्या कॉमन सेंस से आप क्या डेसिफर कर पाते हो? हिस्ट्री. जैसे कोई कंट्री एक सर्टेन माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है क्या, जो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको बियॉन्ड अ पॉइंट. ऐसा आपको दिखता है? जैसे इंडिया, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. इंडिया का एक सर्टेन माइंडसेट, एक थॉट, बिहेवियर क्या हमको दिखता है 47 से अभी तक? बिकॉज 47 हम ले रहे हैं बिकॉज एक फॉरेन पॉलिसी तो यहीं से शुरू हुई. 47 से अभी तक जो भी आपको इंडिया का एक माइंडसेट दिखता है, वो माइंडसेट बनने में कितना टाइम लगा है? ये हमारी पूरी सिविलाइजेशनल कल्चरल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है ना. तो टेक्निकली वी आर 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन. तो इन 5000 सालों में क्या ऐसा इंडिया में हुआ है हिस्ट्री के हिसाब से, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट जो हमारा हुआ, स्पिरिचुअल जो हमारी एक आइडेंटिटी है, उसमें इकोनॉमिक्स और बाकी चीजें भी आएंगी. वैसा क्या हुआ है कि हम एक सर्टेन आइडेंटिटी रखते हैं? जैसे हिस्ट्री में अगर आपने कभी इस फैक्टर को पढ़ा हो कि क्या गौतम बुद्ध एंड गांधी क्या इंडिया में हुए या इंडिया ने उनको नर्चर किया, उनको इंपॉर्टेंस दी, तो क्या इसमें बेसिकली एक बहुत ही लॉजिकल और जेन्युइन ये डेवलपमेंट है? मतलब इट इज लाइक बाउंड टू हैपन जो कहते हैं हम, ये तो होना ही था. इंडिया में ही बुद्ध और गांधी हो सकते थे. समझ पा रहे नहीं? तो ऐसा क्या है हमारी हिस्ट्री में जो हम इस चीज को कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस था, इंडिया में ही हो सकते थे? सिविल डिसोबीडियंस गांधी का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो है नहीं. अमेरिकन ह्यूमनिस्ट थे डेविड हेनरी, उन्होंने ही रोट एन एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस ऑलमोस्ट 5 decades prior to when गांधी implemented that. तो कॉन्सेप्ट तो अमेरिका में आया.
बट सिविल डिसोबीडियंस एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना। उसके बाद अगेन यूएस, मार्टिन लूथर, he implemented that in US perspective with some modifications obvious। तो ये सब चीजें हमारे साथ जेन्युइनली कनेक्ट क्यों होती हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी, बुद्ध, हिंदुइज्म। एक अगर रिलीजियस फिलॉसफी देखो तो हिंदुइज्म अपने आप में गांधीज्म का बहुत कुछ एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, या गांधी ने हिंदुइज्म की जो बेसिक वो हैं उसको अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी में बहुत वो किया। माय क्वेश्चन इज कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आप क्या देखते हो, वो ऐसे क्यों बने, मैं ये पूछ रहा हूं। क्योंकि हम अब माइंडसेट कंट्री का एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी में देयर आर सम इंडिकेशंस जिससे आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा ये बताओ, इंडिया हिस्टोरिकली बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री था, सोने की चिड़िया। अब ऐसी कंट्री जिसके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, और एक रिलीजन है, रोबस्ट रिलीजन है, उसने बाकियों की तरह क्यों नहीं सोचा कि मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर लेट मी स्प्रेड दिस रिलीजन, जैसे बाकी सारे अब्राहमिक रिलीजन्स ने सोचा। ये क्यों नहीं थॉट आया? हम उस कल्चर को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, आई कैन सी इट इन योर आईज, बट थोड़ा सोचो कि क्या ऐसा था, या ये सब बहुत ही इंटरट्वाइंड चीजें हैं। देखो ज्योग्राफी पहले कंट्री की देखो, ज्योग्राफी आपको बहुत एक्सट्रोवर्ट बनाती है या इंट्रोवर्ट बनाती है? फर्स्ट यू आंसर मी। इंट्रोवर्ट क्यों? इंडियन ओशन से इतना ओपन आपको एक्सेस मिला हुआ था, और हम जाते भी थे, हमारे कनेक्टिविटी भी है अफ्रीका में और पैसिफिक रीजन में। बट ओवरऑल जब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो आप देखिए कि आप नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट, वेस्ट में डेजर्ट, तो एक तरह से पूरा एलिनेटेड एक ज्योग्राफी है। और ए.एल. बाशम जो हिस्टोरियन है, ही रोट अ बुक वंडर दैट वाज इंडिया, उसमें इन्होंने इसको बहुत ही, मतलब वो तो रिसर्च पेपर जैसा है, ही एस्टैब्लिश्ड कि इसकी वजह से, इस मेन रीजन की वजह से अंदर दो बातें हो सकती थी। अगर यहीं पर अंदर रिसोर्सेज ऑप्टिमल नहीं होते, ह्यूमन भी बात कर रहा हूं, नेचुरल भी बात कर रहा हूं, और बहुत बैकवर्डनेस होती, तो यही अग्रेशन होता कि इसको तोड़कर निकलो, बिकॉज जीना तो है। बट अंदर इसका ऑपोजिट था, सब कुछ इतना अमेजिंग था, फ्रॉम सोइल टू वेदर टू एवरीथिंग, प्लस ह्यूमन रिसोर्स, तो ये बन गया सोने की चिड़िया। अब आप चारों तरफ से इंसुलेटेड हो, अंदर सब कुछ बढ़िया है, तो कोई क्यों बाहर जाएगा? और बाहर क्या है आपको पता है? वो सारे आते थे जो यहां पर इन्वेडर्स, उनका ट्राइबल माइंडसेट कुछ खाने को नहीं, उनको यहां पर अट्रैक्शन लगता था कि ये कैसे इतना प्रॉस्पेरस हैं, इनको लूटो। अब इसी ओवर सेटिस्फैक्शन में, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमको क्या करना, हम तो अंदर बंद है, बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, तो क्या इसी से थोड़ा सा अग्रेशन में कमी आ जाएगी? और वो अग्रेशन में कमी फिर आपकी वीकनेस दिखाने लगेगा, ये तो वीक कम्युनिटी है। फिर वो और बढ़ गया जब वो पता चला छोटे छोटे डाकू लुटेरे ये सब कौन थे, बाबर पाबर सारे, ये सब जब पहले छोटे लेवल पे शुरू हुआ था, अब इन्होंने कहा अरे यार ये लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते, इनको तो और करा जा सकता है, फिर वो बढ़ता गया। बट उसी प्रॉस्पेरिटी में जेलसी है, वो किले का दरवाजा हमेशा अंदर से, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखो ना, तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ थी, जिसने आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर तो दिया, बट वही वीकनेस भी रही जिसकी वजह से बीच में हमको अपना पॉलिटिकल कंट्रोल खोना पड़ा। तो ये सब मिलकर
आपकी एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी ऑल्टर नहीं हो सकती. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने शायद पहले भी आपसे कहा हो, देयर आर टू आईज, इंडिया एंड इजराइल. ठीक है, दोनों का अगर मॉडर्न नेशनहुड देखो तो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक टाइम पर है. 47 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, 1948 इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ मॉडर्न नेशन. पर दोनों की फॉरेन पॉलिसी देखो. हम जब तक एब्सोल्युटली एसेंशियल नहीं होगा हम एक्ट नहीं करेंगे. आपकी पार्लियामेंट तक पे अटैक हो गए. बाकी तो हर मेगा सिटी में होते ही रहते थे साल में 2-4 धमाके, है ना. आपने इतना खून के घूंट पीकर अल्टीमेटली पुलवामा के बाद पहली बार बालाकोट हुआ. यू क्रॉस दैट लाइन. ये बालाकोट स्ट्राइक इंपॉर्टेंट क्यों थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से? टेक्निकली मुझे उसका इंपॉर्टेंस बताओ. दैट अटैक कहां है? बालाकोट पीओके में है. अगर पीओके में होता तो स्टिल इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल स्ट्राइक. इट इज इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा. क्योंकि पीओके तो डिस्प्यूटेड है ना, तो आपने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को बॉम्ब कर दिया. इट इज स्टिल फेस सेविंग, क्योंकि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को वी आर आंसरेबल. बट इट इज नॉट इन पीओके. इट इज टेक्निकली इन पाकिस्तान टेरिटरी विच इज नॉट डिस्प्यूटेड. पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर बॉम्ब किया था. और शिमला अग्रीमेंट इज द पिलर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने दोनों कंट्रीज ने बोला है कि वी विल नॉट क्रॉस दिस एलओसी इन ऑर्डर टू रिज्यूम पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. तो दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, दोनों को ये लक्ष्मण रेखा है. एलओसी जो क्रॉस करेगा पूरी दुनिया उसके ऊपर, तुमने स्टेबिलिटी को डिस्टॉर्ट किया है. फिर वो जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उस कंट्री के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर. ठीक है. तो और इजराइल अगर ऐसा हो, इजराइल मान लो इंडिया बाकी सब वैसा ही हो, इसके अंदर सोल इजराइल की आ जाए, तो अब तक पाकिस्तान का क्या हुआ होता? बट देखो, इजराइल इजराइल है बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक कल्चर. उनकी भी सिविलाइजेशनल जर्नी बहुत पुरानी है. तो सेकेंड ओल्डेस्ट रिलीजन जुडाइज्म. और इजराइल 48 में बना है. बट 48 में बनने से पहले जो इजराइल ने फेस किया है, पहले क्रिश्चियनिटी इनके पीछे पड़ गई. रोमन्स, 90% ऑफ ज्यूज वर पेरिश्ड. जो बचे वो कहीं कहीं जाकर जान बचाइए. देन दे केम बैक टू दिस टेरिटरी. उसके बाद ऑटोमन, द सेम हिस्ट्री रिपीटेड. फिर 90% ऑफ देम वर पेरिश्ड. उसके बाद होलोकास्ट. हिटलर को समझ में नहीं आया कि ये लोग नहीं रहने चाहिए. तो जो कम्युनिटी अपने एग्जिस्टेंस को इतने डिफिकल्ट पास्ट से बचाकर लाई है, जब उनको अपना स्टेट मिलेगा और ऐसे इन्वायरमेंट में मिलेगा कि जैसे ही बना था इजराइल, ऑल द नेबरिंग अरब कंट्रीज दे अटैक्ड ऑन द सेम डे. वो तो इजराइल है कि उसने सबको अकेले निपटाया. बट आप ये चीज देखो कि उनका कल्चर इसीलिए ऐसा है, बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री. हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर हमारी हिसाब से है. तो इंडिया कैन नॉट बिकम इजराइल, इजराइल कैन नॉट बिकम इंडिया. और ये फॉरेन पॉलिसी में एक हार्ड वायर्ड कॉन्सेप्ट होता है. ये पर्पस था आपको थोड़ा बताने का, बिकॉज आप लोग वैसे बड़ा वो रहते हो कि क्यों इंडिया इतना टॉलरेंट है, क्यों नहीं हम पाकिस्तान को पीओके को कैप्चर कर लेते, पाकिस्तान के पीएम को क्यों नहीं हम अरेस्ट करके इंडिया ले आते. तो उसके लिए ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.